प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो यार आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूँ बायोलॉजी के 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर। जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि जैसे DNA RNA में अंतर बताइए, है ना। इसी प्रकार से जो टिप्पणियाँ होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो इस वीडियो पर हम लोग पहले अंतर की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है टिप्पणियों को भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका यहाँ पर अंतर में क्वेश्चन आता है वो आपका है यहाँ पर भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। और ये जो 5 क्वेश्चन है, 5 जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि पूरी बायोलॉजी में अगर बात करेंगे आप लोग तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अंतर पूछे जाते हैं, लेकिन ये 5 सबसे ज्यादा रिपीटेड है। चलिए जानते हैं। यहाँ पर अंतर देखिए, एक तरफ आप यहाँ पर लिखेंगे भ्रूणकोश और एक तरफ आपका भ्रूणपोष। तो दोनों में क्या डिफरेंट है, पहला देखिए भ्रूण कोश में लिखेंगे कि एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है जो भ्रूण कोश होता है, और यह आवृत्तबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। अब अगर बात करें भ्रूण पोष की तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा। फर्स्ट यहाँ पर आपका त्रिसंलयन से बने, यहाँ पर क्या है, ये त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3n केंद्रक से विकसित होता है, और आवृत्तबीजी पौधों में यह युग्मकोद्भिद n ही होता है, ठीक है। तो इनमें देखिए ज्यादा कुछ खास अंतर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंतर तो लिखना है। तो आप यहां पर जैसे ये क्वेश्चन आपका आएगा लगभग 2 या 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इसके लिए कम से कम आपको 3 अंतर तो याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर सेकंड अंतर देखिए इसमें भ्रूणकोश में। पहला यहाँ पर आपका दूसरा नंबर देखिए, यह प्रायः केवल 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना होती है, ठीक है। और अगर बात करें भ्रूणपोष की तो यहाँ पर इसमें देखिए दूसरा नंबर, यह अगणित केंद्रकों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित 3n होता है, किंतु अनावृत्त बीजियों में यह अगुणित ऊतक के रूप में होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा अंतर। अब आइए तीसरे में देखते हैं। यहाँ पर भ्रूणकोश को पहले देखिए, तो तीसरा नंबर है कि यह मादा जनन इकाइयों का आश्रय देने वाली संरचना है, ठीक है। जो भ्रूणकोश है ये क्या होता है, मादा जनन इकाइयों को आश्रय देने वाली संरचना होती है। और बात करें भ्रूणपोष की तो इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट अंतर है। सेकंड देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों आपका डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर बताइए। भाई साहब ये क्वेश्चन तो हमेशा से बोर्ड एग्जाम में आता रहा है और आता रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है कभी कभी। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर, ये दोनों जगह आपके काम आ जाएगा। तो डीएनए एक तरफ है, एक तरफ आरएनए। अब चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए क्या होता है, देखिए ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों का बना होता है, ठीक है। ये डीएनए का पहला अंतर है। आरएनए की बात करें तो ये एक पॉलीराइबोटाइड कुंडल का बना होता है। ये क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, और ये पॉलीराइबोटाइड का, है ना। और अगर बात करें डीएनए में तो यहां पर बहुत ही आसान से मान लिए हैं, ठीक है। कोई भी आप यहां पर 3 याद कर लीजिएगा। तो डीएनए जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, और आपको पता है आरएनए में राइबोज शर्करा। तो ये आपका एक दूसरा अंतर हो गया। अगला बात करें तो डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, ठीक है, थाइमीन। और आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा अंतर हो गया यहाँ पर। अगला देखिए नंबर 4, डीएनए जो होता है ये आनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रित करता है, ठीक है ना। नियंत्रण इसमें जो है रखता है। अगर तीसरा अंतर इसमें बात करें आरएनए की तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि जो आरएनए है यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणुओं में यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 5वां अंतर देखिए, 5 मैं बताऊंगा, 5 में से कोई 3 आपको जो भी आसान से लगे उनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। 5वां नंबर यहाँ पर, यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश वाहक आरएनए को देता है, ठीक है। और अगर आरएनए की बात करें तो यह डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है, ठीक है। तो ये 5 अंतर आप लोग देख सकते हैं। पूरा बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट अंतर देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका यहां पर अंतर में है, जन्मजात प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए, ठीक है। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा एक तरफ है उपार्जित प्रतिरक्षा। बात करें जन्मजात प्रतिरक्षा में देखिए यहां पर है कि यह एक प्रकार की अवशिष्ट, ठीक है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। और बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की तो यह रोगजनक विशिष्टता है, ठीक है। क्या होती है, रोगजनक विशिष्टता। सेकंड की बात
बात करें तो जो आपका जन्मजात प्रतिरक्षा है या जन्म के समय में उपस्थित होती है कि ठीक है ना, जन्म के समय पर उपस्थित रहती है। अब इसकी बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की, तो इसका अभिलक्षण स्मृति है। ठीक है, अब तीसरा देखिए यहाँ पर, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करती है, या इसे बोलते हैं यहाँ पर जन्मजात प्रतिरक्षा। मतलब देखिए जन्म के समय से ही जैसे कोई रोग आता है, ठीक है, शरीर में जैसे कोई रोग आता है तो उससे जो लड़ने की क्षमता होगी उसे प्रतिरक्षा बोलेंगे। तो ये जन्म के समय ही शरीर से जो है मतलब जो बाह्य रोग या बाहरी जो चीजें होती हैं हानिकारक जो आती है उनसे ये अवरोध खड़ा कर देती है, उनसे लड़ने की क्षमता रखती है। ठीक है, अगर उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है, यानी किसी रोग से सामना होता है, तो यह एक अनुक्रिया करता है। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है। जैसे बात करें मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा, तो ये होती है उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। और शारीरिक रोग या आपका जन्मजात प्रतिरक्षा, तो ये आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, आपका नंबर 4 क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए। देख सकते हैं काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ आपका है खाद्य श्रृंखला और दूसरी तरफ है खाद्य जाल। समझिए यहाँ पर पहला तो खाद्य श्रृंखला में क्या है कि यह एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है तथा प्रत्येक पोषी स्तर पर एक ही जीव जाति होती है, तो ये होता है खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य जाल की बात करें तो यहाँ पर देखिए यह अनेक छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनी एक जटिल संरचना होती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर यहां पर खाद्य श्रृंखला की बात करें तो देखिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है खाद्य श्रृंखला में और एक ही मार्ग से होता है, अर्थात तो यहां कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, अब खाद्य जाल की बात करें तो यहां पर ऊर्जा का प्रवाह एक जाल से दूसरे एक जाल के रूप में होता है और यहां प्रत्येक पोषी स्तर पर अथवा कुछ पोषी स्तरों पर एक से अधिक विकल्प होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड अंतर है। अगला देखिए यहां पर नंबर 3 है खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः जीवों की संख्या यहां कम होती है और खाद्य जाल में क्या होता है जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब खाद्य श्रृंखला की अपेक्षाकृत खाद्य जाल में जो जीवों की संख्या है वो अधिक होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका नंबर 4 अंतर है। अगला चलिए जानते हैं तो यहां पर दोस्तों आपका नंबर 5 अंतर है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर। ठीक है, तो चलिए यहां पर जानते हैं एक तरफ आपका है अंडाणु जनन और एक तरफ है शुक्राणु जनन। तो चलिए यहां पर पहला अंतर जानिए। अंडाणु जनन क्या होता है, जनन उपकला से जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अंडाणु जनन। जनन तो आप समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद शुक्राणु जनन की बात करें तो जनन उपकला से ही जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया वृषण में होती है। ठीक है, तो यहां पर इन्हीं दोनों में यही अंतर है कि जो शुक्राणु जनन प्रक्रिया है ये वृषण में होती है और जो अंडाणु जनन प्रक्रिया है ये अंडाशय में होती है। सेकंड अंतर की बात करें इसमें देखिए यहां पर है गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होते हैं और अन्य जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु जनन में देखिए क्या होता है गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन ही होते हैं किंतु शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनाती हैं या बनती हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड अंतर है। अब यहां पर अंडाणु जनन में नंबर 3 देखिए तीसरा अंतर है संपूर्ण प्रक्रिया में जितना भी प्रोसेस होता है इससे पूरी प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रावस्थाएं पाई जाती हैं और अंत में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर शुक्राणु जनन की बात करें तो इसमें यहां पर क्या होता है समान रूप से 3 प्रावस्थाएं ही पाई जाती है। इसमें भी 3 प्रावस्थाएं और इसमें भी, और अंत में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बस इतना अंतर है कि संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रावस्थाएं इसमें भी और दोनों में होती हैं, लेकिन यहां पर जो अंडाणु जनन में इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु जनन में यहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना, अब देखिए नंबर 4 अंतर। अंडाणु जनन में क्या होता है एक ही मादा युग्मक बनता है, इसे अंडाणु कहते हैं, और शुक्राणु जनन में एक मात्र कोशिका से 4 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके 5 महत्वपूर्ण अंतर हैं जो कि मैंने बता दिया। इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो टिप्पणियों पर प्रोवाइड कराऊंगा और भी जो भी टॉपिक है महत्वपूर्ण डायग्राम सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर करेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो, और हाँ वीडियो को यार लाइक कर दिया करिए ताकि मोटिवेशन मेरा बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।